आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने जब पढ़ा था, शुरुआत की थी जब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, तो हम लोगों ने देखा था कि ब्लूम ने इनको 6 स्तरों में डिवाइड किया था। जो हमारे संज्ञानात्मक या जो कॉग्निटिव फील्ड है, कॉग्निटिव जो हमारा एरिया है, उसको 6 स्तर में डिवाइड किया था। और उसके बाद कुछ समय के बाद उन्हीं के किसी एक जो उनके स्टूडेंट रहे थे, उन्होंने कुछ उसके ऊपर और बातचीत करके, कुछ और रिसर्च करके, कुछ चीज़ों उसमें कुछ रिवीजन किया। और रिवीजन करने के बाद में उन्होंने एक नई संशोधित जो है संशोधित वर्गीकरण जो है प्रस्तुत किया, जिसको हम लोग ब्लूम की रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी कहते हैं। वो जो 6 स्तर हैं हमारे ब्लूम के रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी के, वो यहाँ पर आपके सामने में हैं। जो स्मरण जिसको हम लोग कहते हैं, जो पहले नॉलेज के नाम से था, जानकारी वगैरह। दूसरा समझना, अंडरस्टैंडिंग। अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। विश्लेषण, जिसको हम लोग एनालाइजिंग कह रहे हैं। इवैल्यूएशन। और लास्ट में जो है वो सृजन या क्रिएशन जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से आपके सामने में इनको वापस रखने की एक प्रयास किया गया है कि स्मरण का मतलब ये है कि जो चीज आपने पढ़ ली है, जो चीज आपको बताई गई है, जो आपसे पहले चीज बताई जा चुकी है का क्लास में शिक्षक द्वारा या घर में माता पिता के द्वारा, तो उसको रिकॉल करना, ना, उसको रिकॉल करना। हाँ, हम लोग जब बातचीत कर रहे हैं तो वो चीज हमारे मस्तिष्क में फिर से आ सके, वो हमारा एक स्मरण का स्तर है, जो कि हम लोग कहते हैं कि एक लोअर ऑर्डर का हमारा स्किल होता है। ये उसको हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए आयत की परिभाषा जो है, हम लोग क्लास 6-7 से पढ़ना शुरू कर देते हैं आयत के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में। और जब हम लोग क्लास 9th में आते हैं तो हम लोग फिर से उसको एक बार पढ़ते हैं। जब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की बात होती है तब हम लोग पढ़ते हैं। तो वहां पर पुनः आयत की जब बात आती है तो हम उस चीज को ध्यान में लाते हैं कि हमने जो पुरानी कक्षाओं में पढ़ा है वो क्या था, किस तरीके से हमने आयत को डिफाइन किया था, उसका जो एरिया होता है, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, ये सारी चीजें हम लोग एक तरीके से वहां पर फिर से जो है अपने मस्तिष्क में लाते हैं, रिकॉल करते हैं। तो वो एक स्मरण का स्तर है। दूसरा जो स्तर है हमारा, उससे एक लेयर ऊपर हम लोग जब चलते हैं तो उसको हम लोग समझना की बात करते हैं कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने की गणना, एक्चुअली थोड़ा सा वो इस लैंग्वेज प्रॉब्लम है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने की जो विधि है उसका वर्णन कर पाना। मतलब कि आप एक आयत को जब आप रेक्टेंगल का जो एरिया आप निकालते हैं तो किस तरीके से आप उसको यूनिट स्क्वायर्स में डिवाइड करते हैं, और यूनिट स्क्वायर्स में डिवाइड करके आप दो अलग अलग 2-4 अलग अलग प्रकार के आयत का वो क्षेत्रफल निकालते हैं यूनिट स्क्वायर से, और उसके बाद में आप एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हाँ, उसका जो क्षेत्रफल है वो लंबाई गुना चौड़ाई के बराबर होता है। तो एक तरीके से ये जो आपने पहले स्टेप में जो सूत्र को याद किया था या जो स्मरण किया था, अब उसको समझ रहे हैं कि वो कैसे आ रहा है। हम लंबाई गुणा चौड़ाई क्यों कहते हैं, आयत के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई है, तो वो क्यों है, ये एक यहाँ पर समझने की बात है। फिर हम उसके अनुप्रयोग पर आते हैं, एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं। तो हमको कोई भी, यहाँ एक एग्जांपल घर के क्षेत्रफल की बात हो रही है, घर का जो एक हमारा प्लिंथ एरिया जो होता है, हम उसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो ऐसे कई भी कोई खेत का क्षेत्रफल हो सकता है, कोई एक कहना चाहिए कि कोई भी एक आप बच्चे की कॉपी है, पुस्तक है, बच्चा जहां बैठ करके टेबल कुर्सी पर बैठता है उसका क्षेत्रफल निकालना, तो ये कुछ इस तरीके से क्षेत्रफल निकालने की बात जो है बच्चों के साथ में हम लोग कर सकते हैं, या हम लोग खुद भी कर सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर एरिया हमको कैलकुलेट अगर करना है तो
अब विश्लेषण की जब बात आती है तो देखिए अब धीरे धीरे हम लोग एक जिसको अपन कहते हैं, मैंने ऊपर में कहा कि एक लोअर ऑर्डर स्किल की बात हो रही है, हम लोग एक हायर ऑर्डर स्किल की तरफ बढ़ रहे हैं अब धीरे धीरे, कि जहां हम लोग एप्लीकेशन पे आ गए, एप्लीकेशन जब हमने समझ लिया है तो हम विश्लेषण की बात कर रहे हैं। जैसे कई बार होता है कि हमको एक नॉन रेगुलर शेप दे दिया जाता है, नॉन रेगुलर शेप को हम लोग जो है कुछ रेगुलर शेप्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ नॉन रेगुलर शेप्स हैं जो स्ट्रेट लाइन या हमारे लाइन सेगमेंट से मिलके बने हुए हैं, तो उनको हम अगर हमको लगता है तो हम उसको रेक्टेंगल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, छोटे 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 छोटे, या हम उनको ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं या स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि हमको इनके ये जो हमारे स्टैंडर्ड शेप्स हैं, इनके हमको एरिया कैसे निकालना है ये पता है, और हम उनके एरियाज को निकाल करके, छोटे छोटे एरियाज को निकाल करके फिर पूरे एरियाज को ऐड करते हैं और हमको नॉन रेगुलर शेप का एक एरिया मिल जाता है। तो वो जो एक बड़ा सा जो हमारा हिस्सा था, बड़ा जो एक हमारे सामने समस्या थी, हमने उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और उसके बाद में उन उन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बड़े प्रॉब्लम के साथ में जोड़ करके हमने उसको फाइनल काम कर लिया। इसके बाद जो मूल्यांकन की बात आती है कि भाई आपको इवैल्यूएट करना है कि कोई चीज कैसी है, ठीक है या नहीं है, ये चीज के लिए कि भाई आपको अगर कोई कमरा बनाना है वो आयताकार ही क्यों बनना चाहिए, या वो जो है वो वर्गाकार ही क्यों बनना चाहिए। कई बार अलग शेप में क्यों नहीं हम लोग बनाते, जब हम घर बनाते हैं या हम जब घर का डिजाइन करवाते हैं, तो एक बहुत ऑब्वियस सा रीजन होता है कि भाई हम नहीं चाहते हैं कि जो हमारे पास में जो जमीन है या जो चीज है वो किसी तरीके से ऐसे शेप में आ जाए जिसके कारण हमारा जमीन का कुछ हिस्सा वेस्ट हो जाए, टुकड़ा वेस्ट हो जाए, या कुछ हमारे पास में ऐसी जगह, ऐसा पोर्शन बच जाए जिसका हम कोई उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी रीजंस होते हैं जिसके कारण हम लोग नॉर्मली जो हमारे कमरे होते हैं वो आयताकार या वर्गाकार शेप के होते हैं, और हम लोग जो है उसके अंदर में अपना जो है बाकी जो भी इंतजाम जो है अपना घर के लिए कर पाते हैं। तो इस तरीके से कुछ रीजंस देना, उनको न्याय संगत, उनको मतलब वैलिड वैलिड करना, कुछ तर्क के साथ बताना कि हमने ऐसा क्यों किया, हम उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि हाँ भाई ये हमने किया तो ऐसा हमने क्यों किया, इसका ये रीजन है, ये इसलिए सही है। और लास्ट एक सबसे जो ऊपर का जो स्टेज, सबसे ऊपर का जो हमारा स्किल है वो है क्रिएट करना या सृजन करना, जिसमें कि हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई हमने एक थर्मोकोल शीट ले करके उससे हम लोग एक मॉडल घर का बना सकते हैं। घर के मॉडल को बनाने के लिए मतलब एक छोटा सा कोई हम लोग कमरा दिखा सकते हैं, कमरे की छत होगी, कोई उसका एक किचन बना दिया हम लोगों ने। तो ये इन सब चीजों को जब हम लोग काम कर रहे होंगे इन सब चीजों में बनाने के लिए, तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारी थर्मोकोल शीट होती है, हम उसके छोटे छोटे हिस्से कर रहे थे करते करेंगे, वो भी मोस्टली जो है वो आयताकार या वर्गाकार होंगी, उनको हम आपस में जोड़ेंगे। तो एक मॉडल हमने बनाया, एक नई रचना हमने की अपने सारे पुरानी जितने भी हमारे ऊपर के जो स्किल्स हम लोगों ने पढ़े हैं, अनुप्रयोग करना, समझना, विश्लेषण और मूल्यांकन करना, उसके आधार पर हम लोगों ने एक मॉडल की, यहाँ पर मॉडल जो है वो हमने बना दिया। तो ये सारी चीजें हम लोग जो हैं जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, उसी को थोड़ा सा मैं एक आप लोगों के साथ में रिवाइज करने की बात कर रहा था। इसके बाद में मैं आपके सामने में कुछ प्रश्न रख रहा हूं। वो प्रश्न जो है वो अभाज्य संख्याओं के ऊपर में है। मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि ये हम लोग एक बार पहले जब तीसरी वर्कशॉप जब कर रहे थे, तो उस समय भी हम लोगों ने इसके ऊपर में थोड़ी सी बातचीत की थी कि एक ही टॉपिक को लेकर के आप अलग अलग स्तर के जो प्रश्न बन जाते हैं, बन सकते हैं। तो उसका एक उदाहरण जो है यहाँ पर मैं आपके सामने में रख रहा हूं, लेकिन इसमें आपको इसको समझना है और एक एक प्रश्न पे हम लोग आपस में चर्चा करेंगे इसके ऊपर कि ये जो प्रश्न है ये कौन से स्तर के हैं हमारे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के या रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के, ये किन स्तरों पर हम लोग इनको रख सकते हैं और हम लोग क्यों रख सकते हैं, थोड़ा इसके ऊपर हम लोग अभी
बातचीत करें, हम लोग अपनी चर्चा शुरू करते हैं और फिर इसके बाद में इसके आगे की जो स्लाइड्स होंगी उसके ऊपर में देखेंगे हम लोग कि आगे की जो ब्लूम्स के आधार पर जो ये 3 टाइप के जो प्रश्न हम लोग बनाते हैं या जो आप लोगों ने बनाए हैं वो कौन-कौन से हैं और उसके बाद फिर आप लोगों का अपना जो फैसिलिटेशन का काम है वो हम लोग शुरू करेंगे। तो आप लोग प्लीज अपने-अपने आप जो है ये एक-एक प्रश्न को देखिए और बताएं कोई एक-एक साथी कि ये जो प्रश्न 1 है 135 के अभाज्य गुणनखंड कौन-कौन से हैं? ये जो है इसको हम लोग किस ब्लूम रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के किस स्तर पर हम लोग इसको रख सकते हैं? ये कौन सा स्तर होगा? प्रश्न क्लियर है आप लोगों को सभी हमारे साथी जुड़े हुए जो हैं? सर बिल्कुल क्लियर है ना? हाँ। तो 135 के कौन-कौन से अभाज्य गुणनखंड हैं? अगर इसको हम लोग 6 जो हमारे स्तर हैं, उसके किसी एक स्तर पे हम रखना चाहें, तो कौन से स्तर पे हम लोग इसको रख सकते हैं? सर इसको सिर्फ प्रारंभिक स्तर पर रखेंगे क्योंकि उसके अभाज्य गुणनखंड तो अपन आसानी से उसको फैक्टर करके निकाल सकती है। तो उसको जो अभी मतलब 6 स्तर है और जो उसको अपन ने 3 स्तरों में कन्वर्ट किया तो उसको अपन मैकेनिकल नाम दे रखा है अपन ने। नहीं तो सर, मैकेनिकल सर सुदर्शन सर, हाँ सर, अभी हाँ हम सर, लोग वो MUA पे ना जाएं फिलहाल। अभी जो 6 स्तर हम लोगों ने बात की ना सर अभी, स्मरण, समझना, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन और सृजन। अभी हम लोग ये जो 6 स्तर अभी जो आयत के ऊपर हम लोगों ने बात की, अभी उसके ऊपर अपन थोड़ा सा बात कर लें। फिर जो आपकी जो बात है वो बिल्कुल सही है सर, हम लोग आगे अगले स्टेप में वहां चलते हैं। पहले ये देख लें कि ये जो 6 अलग-अलग प्रश्न दिए हैं, इनको हम 6 स्तरों में अगर रखना चाहें तो कौन सा स्तर में कौन सा प्रश्न आ सकता है? ये थोड़ा-सा इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं सर। तो प्लीज 135 के अभाज्य गुणनखंड कौन-कौन से हैं इसको अगर अपन कहेंगे तो इसको हम लोग कौन से स्तर पे रखें? सर तो भाई इसको स्मरण पे ही रखेंगे अपन समझ क्योंकि स्तर पे रख सकते हैं। देखिए आप लोग प्लीज, सुदर्शन सर का कहना है कि हम लोग इसको स्मरण स्तर पे रखते हैं, जितेंद्र सर कह रहे हैं कि इसको हम लोग समझ के स्तर पे रखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे ही रहते हैं हम लोग प्रतीक। हाँ, तो सुदर्शन सर का कहना है स्मरण और जितेंद्र सर का कहना है कि ये एप्लीकेशन स्तर पे है। और भी साथी कुछ अगर इसमें अपनी बात कहना चाहें प्लीज। बोलिए प्लीज। आवाज आ रही है ना सर? आवाज आ रही है आपकी सर? हाँ हाँ, तो प्लीज अनूप आवाज आ सर। रही है सर? ओके, सर इसको समझ में रखेंगे सर, समझना। समझना। अच्छा, जितेंद्र सर आप जो कह रहे हैं थोड़ा उसको अगर बताएं फिर सुदर्शन सर और देवेंद्र सर सर के बाद हम भी। इस आधार पर इसको समझने के लिए हैं क्योंकि स्मरण में हमको दिखाया समझा, स्मरण में हमको याद करा दिया गया आभाज्य संख्या कौन सी होती है जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, केवल खुद का और एक का भाग जाता है। यदि उसके आधार पर ये उसको ढूंढता तो हम उसको कहते कि यार उसको ये केवल
स्मरण किया हुआ है। अभी इस सवाल में दिया है 135 के अभाज्य गुणनखंड कौन-कौन से हैं, तो उसको इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा सर। पहले वो जी इसको सर। देखने की कोशिश करेगा कि कौन-कौन सी संख्या से इसमें भाग जा सकता है, 2 का नियम लगाने की कोशिश करेगा, 3 का नियम, 4 का नियम। जी तो उसमें सर। कुछ समझ होगी कि मुझे इसको जी। ढूँढना है, तो मैं अभाज्य संख्या ढूँढूँ, जैसे 2 का भाग जाता है क्या इसमें, 3 का भाग जाता है क्या इसमें? ऐसा वो ढूँढने की कोशिश करेगा सर उसको। जी, इसलिए जी, मेरे जी। को लगता है कि ये समझ का सवाल होना चाहिए सर। ओके। और यदि मैं कहीं गलत हूँ सर, तो मुझे बताने की नहीं, नहीं, कोशिश सब करिए। नहीं चर्चा सर, करते सही है, हैं सही है। सर। मेरे को भी ये है कि हाँ वो समझ का होना चाहिए, क्योंकि स्मरण में तो पहले से पता रहता है क्या उसमें क्या था क्या है, तो वो मैं भी उनके सपोर्ट में हूँ कि वो समझ का ही होना चाहिए सर। ठीक है सर। तो अभी हम लोग इस नतीजे पे नहीं पहुंचते हैं सर कि ये कौन सा है क्या है, अपन चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है एक बार 6 प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं सर कि क्योंकि ये एक ही टॉपिक के ऊपर में 6 प्रश्न बने हुए हैं, तो हम लोग फिर एक बार उसको रिविजिट कर लेंगे अपनी चर्चा को, और फिर देखते हैं कि क्या इसमें सिचुएशन बनती है। मैं एक चीज यहाँ अपने पास नोट कर ले रहा हूं कि इस बात की सहमति बन रही है सभी में कि जो पहला प्रश्न है वो समझ के स्तर का है। ठीक है सर, अभी अपन ऐसा कह रहे हैं। मुझे लगता है बाकी जैसे बिसेन सर हैं, अनूप सर हैं, शिव सर भी हैं, तो आप लोग भी अपनी अगर बात रखेंगे तो मुझे लग रहा है कि और ज्यादा अच्छा रहेगा इन सब चीजों में। तो जैसे अब दूसरा प्रश्न है सर, एक दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार निकालते हैं? सर ये प्रश्न पहला और दूसरा ऑलमोस्ट सेम ही हुए। जब एक दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार निकालते हैं ये है, तो ऑब्वियसली कोई बच्चा जो है इसका कोई काउंटर एग्जांपल लेगा। फॉर एग्जांपल 135 ही ले लिया, 135 का जो मेथड है जैसे जितेंद्र सर ने एक्सप्लेन किया वो उसी प्रकार आगे बढ़ेगा। तो जी। ये निश्चित रूप से ये क्वेश्चन भी समझ में ही है और पहले दूसरे प्रश्न दोनों ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा सर, ठीक है सर जी। मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये डिफरेंस है, क्योंकि पहले में ये पूछा है कि वो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो जी जैसे सर। मैंने शुरू में इस टाइप का एक बताया था कि कभी कभी उसको स्मरण में भी रहा होगा कि मतलब एक 135 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं, तो वो डायरेक्ट आंसर दे सकता है कि जे वाले इसके अभाज्य गुणनखंड है। क्यों? तो वो डायरेक्ट टारगेट किया गया है कि कौन कौन से हैं। और सेकंड वाले में पूछा है कि गुणनखंड किस प्रकार निकालती हैं, तो जी जो सर। होती है वो भी आना चाहिए, और इसकी वो प्रोसेस भी पूछी गई है इसके अंदर में। जी इसमें ये दो अंतर है पहले और दूसरे में सर। हाँ, तो आपके अनुसार कौन सा होगा सर दूसरा? तो सर एक बार वो दोबारा से बताना, वो स्लाइड कौन कौन से वो रहती हैं। ओके, प्रतीक नंबर 1 स्लाइड पे चलते हैं, जस्ट बिफोर दिस। हाँ, इससे पहले, हाँ ये, यस। होना चाहिए हाँ, तो सर मेरे हिसाब से इसमें अनुप्रयोग यानी उसमें उसने वो अप्लाई भी कर रहा है कि कैसे आएंगे, कौन कौन से भी आ जाएंगे लास्ट में, लेकिन वो अनुप्रयोग पे यानी उस पर डिपेंड है ये क्वेश्चन। ओके, तो देखिए सर, सब लोग की अपनी बात, जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे, क्वेश्चंस वाली स्लाइड पे आ जाते हैं अपन। एक दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार निकालते हैं? तो क्या सभी लोग इसको अनुप्रयोग कहेंगे? जी सर, क्योंकि अपने उसको प्रयोग करना ही पड़ेगा, उसको निकालना है, तो जी किस जी प्रकार जी से निकालता है, तो कोई प्रयोग करेगा उसमें कि ये वाला जी। संख्या निकालो, ये वाला निकालो। ठीक है लगता सर। है ये अनुप्रयोग भी हो सकता है, या फिर उसको थोड़ा सा वो ले जाके तो विश्लेषण में भी ले जा सकता है, छोटे-छोटे हिस्से करेगा इसके। हाँ, वही चीज सर, मतलब अपने को एक किसी एक उस पे देखिए, यही चीज अगर छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं तो ये सब बातें निकल के आ रही हैं। एक एक ही, इसलिए एक ही टॉपिक के ऊपर में एक प्रश्न है सारे के सारे, तो इससे हम लोग क्या है, छोटी छोटी जो अंतर हैं उनको जैसे पकड़ करके इस पे बातचीत हो जाएगी,
तो चीजें आसानी से हम लोग जो है आगे के दूसरे जो प्रश्न होंगे उनमें भी सब इन चीजों को अप्लाई कर पाएंगे। तो अनुप्रयोग या विश्लेषण, क्या इसको कहेंगे सर? सर मैं कुछ कह, हाँ हाँ बिल्कुल, बोले सर प्लीज। सर मुझे ये स्मरण का लगता है। अच्छा, एक दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार निकालते हैं, ये अपने को स्मरण। यदि उसे मालूम है निकालना तो वो उसको उसकी मेमोरी में है तो वो बता देगा। यदि उसको पूरी प्रक्रिया मालूम है तो किस प्रकार निकालते हैं यही तो बताना। जी सर यही मुझे लग रहा है, जैसे आपने अभी पिछले स्लाइड में ब्लूम्स की संशोधित वर्गीकरण दिखाया है, उसमें समझना के अंतर्गत लिखा है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने की गणना करने की विधि का वर्णन करना। तो जब अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार निकालते हैं तो ये भी विधि ही पूछी जा रही है। और जैसा कि अनूप सर ने बताया अभी कि भाई वो जो है ना उसको याद रहे कि किसी संख्या को किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो वो सोचेगा संख्या को हम पहले 2 से भाग देते हैं, यदि विषम है तो जो है ना 3 से शुरू करते हैं, 5 से शुरू करते हैं, तो वो मेमोरी पर भी जाता है सर। तो मुझे नहीं लगता कि पहले दूसरे स्तर से ज्यादा इसको आना चाहिए, अनुप्रयोग तक पहुंचना चाहिए, ये तो मुझे लग रहा है कम से कम। सर, मतलब यहाँ पर एक चीज तो अपने को समझ, ये चीज देखनी होगी कि अगर हम किसी आगे के स्तर पे अगर हम बात करते हैं, जैसे हम लोग समझने की बात कर रहे हैं या विश्लेषण की बात करते हैं या इवन मूल्यांकन की भी बात करते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर के स्तर पे जा रहे हैं तो जो नीचे के जो स्तर हैं वो उसमें समाहित होते जाते हैं। ये चीज मुझे लगता है कि अब जैसे कोई प्रश्न जिसको कि हम लोग समझने के स्तर पे कहते हैं या हम लोग उसके विश्लेषण के स्तर पे अगर हम लोग कहते हैं किसी प्रश्न को, तो उसमें स्मरण तो आएगा ही सर। कि भाई अगर मेरे को अगर आयत का क्षेत्रफल किसी एक चित्र का निकालना है, कोई मुझे दे दिया गया है, उसका क्षेत्रफल मुझे निकालना है, तो मुझे अगर निकालने के लिए मुझे ये स्मरण तो करना ही पड़ेगा कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है। ये तो मुझे स्मरण में अपने लाना ही पड़ेगा। और अगर वो स्मरण मेरा स्मरण में सही चीज आती है तो उसके बाद फिर मैं उसको अप्लाई आगे करता हूं अपने जो हमको चित्र दिया गया है या जिस तरीके से भी मुझे आगे काम करना होगा। तो अगर अगर हम लोग इसको कह रहे हैं कि दूसरा जो प्रश्न है अगर उसको हम अनुप्रयोग की बात अगर कह रहे हैं तो स्मरण तो उसमें शामिल होगा ही सर, क्योंकि मुझे अभाज्य गुणनखंड की बात करना है तो मुझे ये समझना होगा कि भाई अभाज्य क्या है, मुझे ये स्मरण करना होगा, गुणनखंड क्या है ये मुझे स्मरण करना होगा, और अभाज्य गुणनखंड क्या है मुझे ये इसको स्मरण करते हुए फिर मैं उसके ऊपर काम करना शुरू कर दूंगा, है ना सर। तो अब ये वही एक चीज है कि जब हम लोग इस पे काम करें तो ये कौन सा हम लोग अपने एक कहना चाहिए कि कौन से स्तर पे हैं इसको हमको पिन पॉइंटेडली देखना होगा, थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा ध्यान पूर्वक बात करके कि क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ स्मरण की ही बात शामिल हो रही है या इसके बाद में स्मरण करने के बाद हम कुछ और भी काम करने जा रहे हैं। तो एक दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार निकालते हैं, है ना, एक ये प्रश्न हो गया। ऊपर में है 135 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं। अब जैसे सुदर्शन सर ने इन दोनों प्रश्नों के बीच में एक छोटा सा जो अंतर था उसको भी पॉइंट आउट किया है ना, पॉइंट उसमें भी पॉइंट आउट हुआ है अपने सामने में। तो इन जो अंतर है इनको थोड़ा सा समझते हुए हम लोग जो है इसको अपने अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए ये जो कैटेगराइजेशन जो होगा सर ये बहुत ही इनमें बहुत माइनर सा एक वो हो सकता है, एक माइनर छोटी सी एक बहुत महीन लाइन हो सकती है
हाँ, ये जरूर है कि आप किसी एक कोई पर्सन इसको कह रहे हैं कि ये जो है स्मरण का है और कोई एक पर्सन कह रहे हैं कि नहीं ये तो क्रिएशन का है, तो ये बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है उसमें। लेकिन आप अगर देखेंगे कि एक एप्लीकेशन या उसका विश्लेषण के अगर दो टाइप अगर देखेंगे तो एक बहुत महीन सी एक लाइन है जो दोनों को डिफरेंशिएट कर रही है। वो चीज को हमको यहाँ पर थोड़ा सा समझ करके बातचीत अपने को करनी है। जैसे अब अगर तीसरे प्रश्न पे आते हैं सर, थोड़ा सा हम लोग एक बार बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलिए डिसाइड करते हैं। अभी जैसे अलग अलग अपने व्यूज आ रहे हैं, एक बार हम लोग सारे प्रश्नों को देखते हैं और फिर उसके हिसाब से हम लोग जो है बातचीत करते हैं। जैसे 100 से छोटी किन संख्याओं के ठीक 3 गुणनखंड है? 100 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके 3 गुणनखंड है? ठीक है सर, ये एक प्रश्न है। अभाज्य संख्याएं क्या है? ये एक प्रश्न है। 11 एक अभाज्य संख्या है, क्यों? और आखिरी है 4 सम संख्याओं का योग 6 का गुणज है। यह कथन किस परिस्थिति में सत्य है और यह कथन किस परिस्थिति में असत्य है? तो अब चलिए, अब अगर अपन ये कहें कि इन 6 प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न जो है वो स्मरण के स्तर का है? क्वेश्चन नंबर 4 को हम स्मरण में ले सकते हैं सर, जिसमें सीधे सीधे पूछा अभाज्य संख्याएं क्या हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है। अभाज्य संख्याएं क्या हैं? ये हमको अभाज्य संख्याएं जो भी हमने पढ़ा होगा कभी, हमसे वो पूछा जा रहा है, हम उसके अपने रिकॉल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई अभाज्य संख्याएं की परिभाषा क्या होती है। तो जो 4 नंबर का जो प्रश्न है वो बिल्कुल क्लियरली ये दिखा रहा है कि वो हमारे स्मरण स्तर का है। ठीक है सर, चलिए अगला जो स्तर होगा हमारा समझना, वो क्या होगा सर? उसमें अपन इसको ही रख सकते हैं सर, 135 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? यदि समझ गया है तो निकाल के बता पाएगा हमको। और थोड़ा सा देखें सर, इसको थोड़ा सा और देखिए, और कौन सा एक प्रश्न हो सकता है जो और उससे करीब हो सकता है इस कैटेगराइजेशन के? प्रश्न नंबर 5 सर हो सकता है कि 11 एक अभाज्य संख्या है क्यों? जी सर, देखिए आपने एक बार ये समझ लिया है ना सर, आपने ये समझ लिया कि अभाज्य संख्याएं क्या हैं। अब आप ये समझ का उपयोग करके बता रहे हैं कि 11 एक अभाज्य संख्या है, क्यों? ये आपकी समझ को बताएगा कि आप अभाज्य संख्या को समझ चुके हैं कि हाँ भाई हाँ, मैं अभाज्य संख्या को समझ गया हूं, तो अब मैं वहां पर बता पाऊंगा कि कौन सी संख्या अभाज्य है या कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। ये मैं चीज जो है आसानी से बता सकता हूं। अब तीसरे नंबर पे अगर आए सर, अनुप्रयोग। पहला प्रश्न आएगा सर। जी सर, पहला प्रश्न अब आ जाएगा। पहला प्रश्न सर, देखिए 135 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? आपको ये पता है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब अभाज्य संख्या क्या है ये भी आपने देख लिया, कोई संख्या को अभाज्य क्यों कहते हैं ये भी आपने देख लिया। अब उसके अभाज्य गुणनखंड किसी एक संख्या, आप उसी नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं किसी एक संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। ठीक है सर, तो ये यहां तक देखिए, ये चीजें एकदम क्लियरली पता चल रही हैं अपने को। आप यहां पर देखिए जो शब्द भी पूछे जा रहे हैं, हम लोगों ने उस समय, आपको याद होगा, कुछ वर्ब्स हम लोगों ने वहां पर क्रिया शब्दों के ऊपर में बात की थी, क्या, क्यों, कैसे। ये जो कुछ शब्द हैं जिनका उपयोग नॉर्मली अलग अलग प्रकार के प्रश्नों में होता है। अगर आप वर्कशॉप नंबर 3 और वर्कशॉप नंबर 4 के थोड़े से डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे तो वो आपको वहां पर उन शब्दों की लिस्टिंग भी मिल जाएगी कि नॉर्मली इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, जो
आपके स्मरण आधारित है या जो समझ आधारित है या जो आपके एप्लीकेशन बेस्ड है, उनमें किस प्रकार के शब्दावली का उपयोग, किस प्रकार के वर्ब, किस प्रकार के क्रिया शब्दों का उपयोग होता है। ठीक है सर। अब चौथा स्तर जो है, अब देखिए, अब इसके बाद की जो चीजें हैं ना, वो बहुत ही आपको महीन उसके अंदर में अंतर नजर आएगा और उसको अपने को समझना होगा। जैसे अभी चौथा हमारा जो स्तर आता है एनालाइज करना, ये कौन सा इसमें प्रश्न हो सकता है सर? या पांचवा का कौन सा हो सकता है, या छठवें का कौन सा हो सकता है? ये ऐसा नहीं है कि अपने को सीक्वेंस में ही चल रहा है। अब 3 तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिए हैं सर, अब 3 प्रश्न और सर इसमें एनालाइज में सर ये 6 नंबर लग रहा है। एनालाइज में हम 6 नंबर पे आ रहे हैं सर। ओके। प्रश्न 3 100 से छोटी किन संख्याओं के ठीक 3 गुणनखंड है? ओके ओके, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 2 को किस कैटेगरी में रखेंगे सर हम लोग? एक दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार निकालते हैं, ये इसको हम लोग किस कैटेगरी में रख सकते हैं सर? सॉरी, प्रश्न नंबर 2, सॉरी प्रश्न 3 बोल दिया मैंने। प्रश्न नंबर 2, एक दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार निकालते हैं? तो विश्लेषण में ही होना चाहिए। थोड़ा सा इसको अगर बता पाए सर बिसेन सर, क्यों अपन इसको विश्लेषण में कह रहे हैं, अगर कोई ऐसी बात? इसमें जैसे है कि पहले अपन अभाज्य संख्या की परिभाषा जान गया, लड़का अभाज्य संख्या क्या है ये जान गया, फिर कौन कौन से, जैसे उसमें है कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, फिर इनका उपयोग करके अभाज्य गुणनखंड निकालेगा। जी बिल्कुल। तो ये यही चीज है सर कि ये एक छोटे, ये जो प्रश्न है, जो भी प्रश्न होगा सर, ये जैसा ये प्रश्न है, इसकी जो वो जब इसका उत्तर देगा तो उसमें वो पूरी एक तो प्रोसेस तो उसको बताना ही बताना है, लेकिन प्रोसेस को बताने से पहले कुछ चीजें उसकी जो एकदम क्लैरिटी आनी चाहिए, वो चीज उसके सामने में आएगी कि भाई अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य क्या है, गुणनखंड क्या है। जो संख्या दी गई है उसको वो देखेगा कि भाई वो किन किन चीजों से जो है वो हो सकती है, कौन सी ऐसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, जिससे हम उसके ऊपर में काम करने की जरूरत पड़ेगी। तो पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न में ये जो बेसिक जो एक डिफरेंस दिख रहा है कि वहां 135 जो दे दिया गया है सर, वो वहां से उसको बहुत सारी चीजें एकदम स्ट्रेट अवे मिल जाती है कि मुझे करना क्या है, मुझे सीधा प्रोसेस को अप्लाई करना है। लेकिन यहां पर दूसरे नंबर पर उसको चीजों को थोड़ा सा एनालिसिस करने की जरूरत पड़ेगी कि मुझे किस तरीके से करना होगा, मुझे उस पूरी बात को यहां एक्सप्लेन करना है। तो ये जो प्रश्न नंबर 2 है, ये बिल्कुल विश्लेषण के स्तर का ही प्रश्न है सर। ये बिना विश्लेषण के जो है हम उसको जो है उसके उत्तर को हम लोग शायद नहीं दे पाएंगे। ये विश्लेषण करने की यहाँ जरूरत पड़ेगी, उसके बाद ही हम इसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है सर। अब प्रश्न नंबर 3 को अगर अपन देखें कि 100 से छोटी किन संख्याओं के ठीक 3 गुणनखंड है, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं सर? अगर हम लोग को ये इसका उत्तर जो भी है सर, लेकिन इस उत्तर तक पहुंचने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? मान लीजिए मैंने कह दिया कि भाई इसके जो उत्तर है वो उसके उत्तर क्या 100 से छोटी किन 3 संख्याओं के ठीक 3 गुणनखंड है। हाँ, तो मैं कह देता हूं कि भाई 25, 27 और 30, मान लीजिए मैंने ऐसा कह दिया।
तो अब क्या मेरे इस कहने से सब लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे क्या? मुझे इस चीज को अगर बताना है कि ये चीज जो मैं कह रहा हूं, मुझे उसके पीछे कुछ लॉजिक देना पड़ेगा कि अगर मैं कह रहा हूं कि भाई 3 गुणनखंड है तो क्यों है, क्या ऐसा कारण है? आप देखिए कि प्राइम नंबर, कोई एक प्राइम नंबर लीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई 2 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो 4 मिला, 3 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे 9 मिलता है। फिर उसके बाद में मैं 5 का स्क्वायर करूं तो मुझे 25 मिला, 7 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे 49 मिलता है। तो अब आप देखिए, ये जितनी भी जो संख्याएं हैं, जैसे 4 है, 4 के कितने गुणनखंड हैं? 4 के अगर हम गुणनखंड निकालने की बात करें तो 1, 2 और 4। 25, 9 के कितने गुणनखंड हैं? 1, 3 और 9। 25 के कितने गुणनखंड हैं? 1, 5 और 25। ऐसे ही आप देखिए 49, ऐसे ही आप देख लीजिए आगे के, और ऐसे जो 100 से छोटे ऐसे जितने भी आ रहे हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं? तो ये चीजें जो हैं, आप अपने किसी तर्क के साथ में आप जो है, आप यहां मूल्यांकन कर रहे हैं चीजों का, आप यहां पर लॉजिक दे रहे हैं। आप ऐसे ही इस चीज को जो है फाइनलाइज नहीं कर सकते, आपको यहां पर तर्क देना पड़ेगा। तर्क देने के बाद ही आप जो है किसी चीज को कह सकते हैं कि हाँ, ये इस कैटेगरी के अंदर में फिट हो पा रही है। तो आप, ये जो प्रश्न है हमारा, ये मूल्यांकन के स्तर का प्रश्न है, जो हम लोगों ने प्रश्न नंबर को 3 को रखा है। फिर अब 6 नंबर का जो प्रश्न है, देखिए यहां पर आप एक नई चीज का सृजन कर रहे हैं, नए ज्ञान का सृजन कर रहे हैं। आपको 4 सम संख्याओं का योग 6 का गुणज है, ये आपको दिया गया है, ये आपको दे दिया गया है। अब ये किस परिस्थिति में सत्य है, आप उस चीज को डिवाइस कर रहे हैं, एक नई बात को डिवाइस कर रहे हैं कि ये कौन सी स्थिति में सत्य होगा और कौन सी स्थिति में असत्य होगा। आप एक नए ज्ञान का सृजन कर रहे हैं एक स्टेटमेंट के जरिए। जैसे अब मैं अगर इसको अभी यहां पर लिख पाना थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा अगर कहूं कि भाई जैसे ए बी सी डी, ये जो है 4 सम संख्याएं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो सम संख्याएं हैं, ये 2 से डिवाइड हो चुकी, 2 से डिवाइड होंगी। ये सभी जो संख्याएं होंगी ए बी सी डी 2 से डिवाइड होंगी। तो 2 से डिवाइड अगर हम ए बी सी डी को करते हैं अलग अलग, तो मान लीजिए ई एफ जी एच मिलता है। तो जैसे मैं अगर लिखूं कि ई इज इक्वल टू ए बाई 2, एफ इज इक्वल टू बी बाई 2, तो यहां से मुझे ए बी सी डी की वैल्यू मिलती है। ए इज इक्वल टू 2e, बी इज इक्वल टू 2f, इस तरीके से मुझे मिल रहा है। और अगर मैं चारों को ऐड कर दूं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगा जिसके इसमें इक्वल टू में राइट हैंड साइड में होगा 2 कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में e प्लस f प्लस g प्लस h मिल जाएगा मुझे। अब ये जो इक्वेशन है, ये 6 का गुणज होगा, ये कब संभव है? ये तभी संभव होगा जब जो ब्रैकेट में e प्लस एफ प्लस जी प्लस एच है, वो 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 2 तो बाहर ऑलरेडी है आपके पास में। और अगर ये ई एफ जी एच का जो योग है, अगर वो 3 का मल्टीपल होगा, तो टोटल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वो 6 का मल्टीपल हो गया। लेकिन 3 के अलावा अगर कोई और दूसरा मल्टीपल होता है जहां पर कि वो 6 से डिविजिबल नहीं है, तो वो उस स्थिति में असत्य हो जाएगा। तो आपने एक नए ज्ञान का सृजन किया यहां पर
कि 6 का गुणज होने की क्या कंडीशन है और 6 के गुणज नहीं होने की क्या कंडीशन है, ये आपने यहां पर नया एक ज्ञान का सृजन किया है, क्रिएशन किया है। तो ये इस प्रकार से अगर थोड़ा सा हम लोग को देखिए, अब अपन को जब हम लोग इस प्रकार के जब प्रश्नों के ऊपर काम जब हम लोग कर रहेंगे तो प्रैक्टिस जब आप लोगों की होती जाएगी, धीरे धीरे आप लोग अलग अलग प्रकार के जब प्रश्न बनाते जाएंगे, देखते जाएंगे, तो ये चीजें ऑटोमेटिकली जो है वो ज्यादा क्लैरिटी के साथ में हम लोगों की होती जाएंगी कि कौन से प्रश्न को हम किस कैटेगरी के अंदर में रख रहे हैं। ठीक है सर, कोई बात आप लोगों की अगर हो तो प्लीज आप लोग रख सकते हैं अभी। सर ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, तो बच्चों के जो अलग अलग क्लास के स्तर के हिसाब से इसमें ये परिवर्तित नहीं होती है क्या सर? क्लास के स्तर से मतलब सर कैसा? जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि द्विघात समीकरण जो है x² + x-2 = 0 को हल कीजिए। जी सर। तो यदि ये किसी 12th क्लास के बच्चे से यदि पूछा जाए तो ये ऐसा लगेगा कि ये तो नॉलेज बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। वो मतलब हाँ, और जबकि लोअर क्लासेस यानी कि जहाँ से इंट्रोड्यूस होता है 8th 9th क्लास में, जी उनके सर। लिए एप्लीकेशन बेस्ड हो गया। तो मेरा सिर्फ एक क्वेरी है आपसे जी कि जी मतलब बच्चों के अलग अलग लेवल पर इनका स्तर परिवर्तित नहीं होगा क्या? होगा सर। देखिए बच्चों का स्तर भी तो बढ़ रहा है ना सर, जो आप जैसे कह जी रहे जी हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि भाई अब क्लास 7th में हम लोग अगर मान लेते हैं कि हम आयत की परिभाषा, आयत को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सर, आयत को, या जैसे आप कह रहे हैं कि वो वर्ग समीकरण है जिसको हम लोग मान लीजिए 8th क्लास में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहां पर जो स्तर बच्चों का होगा, और जब हम 10th क्लास में बच्चों के साथ में जब काम करते हैं वर्ग समीकरण के ऊपर में, तो बहुत सारी चीजें अंतर आ जाती हैं सर। कुछ जो जो 8th क्लास के बच्चों के स्तर पर जिसको हम लोग अंडरस्टैंडिंग या एप्लीकेशन कह सकते हैं, हो सकता है कि वो क्लास 10th में आकर के वो जो है उन बच्चों के लिए जो है स्मरण के स्तर का प्रश्न बन जाए, क्योंकि बच्चों का जो स्तर है वो बढ़ गया है जी जी। समझने का। बच्चों जो पढ़ने का जो है उनका जो स्तर है, उनके जो लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो भी बदल जाते हैं सर। आप देखते ही हैं लर्निंग आउटकम्स जो होते हैं वो भी चेंज हो रहे हैं उनके सब। जी तो ये जो चीजें होंगी, इसलिए तो हम लोग, जैसे कई बार होता है ना सर, हम लोग जो पिछली बार भी हम लोगों ने बात किया था कि जो प्रश्न होने चाहिए बच्चों के स्तर अनुरूप होने चाहिए, कक्षा के स्तर के अनुरूप हम लोग प्रश्न बनाते हैं। कई बार प्रश्न ऐसे भी हो जाते हैं जो अपने को लगता है कि अरे ये हम लोगों ने 9th क्लास के बच्चे को ये प्रश्न दे दिया, जबकि ये तो क्लास 7th का बच्चा भी जो है इसको आसानी से हल कर लेगा। तो वो सब चीजों को भी हमको कक्षा अनुरूप रखना, बच्चों के स्तर के अनुरूप रखना, ये सारी चीजों को ध्यान रखने की हम लोग को शायद यहाँ पर जरूरत इसीलिए पड़ रही तो मेरा क्वेश्चन यही है सर, जैसे यहाँ पर एक प्रश्न क्रमांक 5 लिखा है, है। जी जी 11 सर। एक अभाज्य संख्या है क्यों? जी तो ये किसी हायर ग्रेड वाले स्टूडेंट से पूछा जाएगा तो ये तो उसके लिए तो बेहद नॉलेजेबल चीज हो गई है। तो मतलब ये सारी चीजें यदि बच्चे का स्तर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं तक ये है ना बहुत ज्यादा स्मरण और समझ वाले लेवल से आगे नहीं बढ़ पा रही है, मतलब ये मुझे लग रहा है सर। सर देखिए, अब अपन ने चूंकि अभाज्य संख्या की बात अपन कर रहे हैं, अभाज्य संख्याओं का इंट्रोडक्शन जो है हमारे
सिलेबस में शायद क्लास 6 में हो जाता है सर, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। जी एनसीईआरटी में एक जी बहुत इनिशियल लेवल पे बात हो जाती है, और फिर उसके बाद में अभाज्य गुणनखंड की बात भी शुरू हो जाती है सर उस समय। तो आप जी जो कह रहे हैं सर वो बिल्कुल सही है कि अभाज्य 11 एक अभाज्य संख्या क्यों है, या जो है 135 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं। अब अगर हम लोग इसको बात करेंगे कि भाई 10th क्लास के बच्चे के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके लिए रियली बहुत सिंपल सी बात है, वो तो एक नहीं कई प्रकार से बना देगा इस प्रश्न को, क्योंकि वो बहुत सारी मेथड्स जो है वो क्लास 6 से लेकर के 10th के बीच में सीखता हुआ आ रहा है। वो फैक्टर ट्री की बात भी कर लेगा, और वो जो डब्बे डब्बे बना करके काम करने वाली बात है वो सब कुछ कर लेगा उस समय। पर ये है कि कौन से स्तर पे हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उस स्तर को अगर हम लोग ध्यान में रखते हुए बात करें तो शायद हमको यहाँ पर वर्गीकरण करने में आसानी होगी सर उस समय। ये मेरा कहना है कि हम लोग जिस स्तर पर कंसेप्ट्स को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उस स्तर पे हम किस लेवल तक हम लोग जा रहे हैं, तो वो चीज देखिए ना। अब जैसे क्लास 7 की अगर अपन बात करते हैं सर, ये मेरे को लगता है कि ये जितने भी 6 प्रश्न हैं, ये क्लास 7 के स्टैंडर्ड पे ये जो है वो फिट बैठ पाएंगे। उस समय तक ये सारा कंसेप्ट जो है वो बच्चा पढ़ लेता है, ठीक है। अब उसके लिए अगर हम लोग ये कहेंगे कि छठवां प्रश्न जो है वो कठिन है, तो कठिन नहीं है सर। ये उसके लिए उसको कैसे वो समझ रहा है, किस तरीके से वो काम कर पाएगा उसके ऊपर में, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि क्या हमने उसको इस स्तर तक सोचने के लिए, क्या इसको इस स्तर तक के प्रश्नों पर बात करने के लिए हमने उसको तैयार किया है या नहीं किया है, या हमने उसको सिर्फ और सिर्फ जो स्मरण या अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन स्तर तक के प्रश्नों के लिए ही तैयार किया है। बाकी के ऊपर के प्रश्नों के लिए शायद हम उसको तैयार नहीं कर पा रहे हैं। आज जो बातचीत हो रही है सर, पूरे शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव की जो बातचीत हो रही है, वो शायद इसीलिए हो पा रही है कि हम जो है, जो ऊपर के जो हमारे स्तर हैं, हम वहां तक के प्रश्नों के लिए बच्चों को शायद तैयार ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग को ये क्या लगता है कि शुरू के जो 3 स्तर के जो प्रश्न हैं हमने क्लास 6 में करा दिए, बाकी के जो प्रश्न है वो क्लास 8 में जाके बच्चा खुद कर लेगा उस चीज को। जी सर। तो उस स्तर पर आते आते जो वो जो 3 प्रश्न जो छूटे थे कक्षा 7 के स्तर के लिए, वो शायद उसके लिए वहां पर इनिशियल स्तर के प्रश्न बन जाते हैं, और उसको कोई चैलेंज नहीं मिलता है वहां पर, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आता फिर उन चीजों में। अरे ये तो मैं कर चुका हूं सब। यही चीज अगर ये जो मान लीजिए छठवां प्रश्न जो है, अगर एक क्लास 6 के बच्चे के साथ में अगर हम लोग काम करें और उसको मोटिवेट करें इस तरीके से सोचने के लिए कि ये किस तरीके से अपने को हल करना है, क्या करना है, तो ये उसके लिए एक चैलेंज की बात आती है कि जो चीज मैं जान रहा हूं, जो चीज मैं पढ़ लिया हूं, अब मुझे उसको देखना है कि मैं उससे नई चीज कैसे क्रिएट करूं, नया ज्ञान कैसे मैं अपने लिए जो है सृजित कर सकूं। ये चीज अगर उस बच्चे तक हम उस बच्चे को वहां तक हम पहुंचाते हैं, तो उसका जो एक इंटरेस्ट भी होता है सर, वो क्लासरूम की कक्षाओं में उसमें जुड़ता है, नई नई चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए वो प्रेरित भी होता है, और वो अगली और आगे के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है। हम लोगों ने कभी शायद वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की भी अपन ने कभी बात की थी सर। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जैसे जैसे बच्चे का आगे बढ़ते जाता है, उसके जो समझने और सीखने का स्तर जो है वो बढ़ते जाता है। हमको बच्चे को जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ रहा है, उससे एक स्तर ऊपर उसको चैलेंज देने की जरूरत है, उसको एक स्तर ऊपर ले जाने की जरूरत है। बच्चा जो जान रहा है,
जो बच्चा सीख चुका है उसी को अगर हम लोग टेस्ट करते रहेंगे बार बार, तो बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है वो फिर उसमें लूज होने लगता है। तो इसीलिए थोड़ा सा ये जो चीजें, जैसे एमपी जो असेसमेंट सेल की जो बात हो रही है, जब आप लोग इस चीजों को देख रहे हैं, अब आप लोग अपने तरीकों से अब आगे चल के जब ब्लूप्रिंट वगैरह बनवाएंगे क्लासेस के लिए अलग अलग, या जो भी लर्निंग आउटकम्स वगैरह फाइनलाइज होंगे आप लोगों के, तो वहां पर मुझे लगता है कि कक्षा के जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें जो ये बदलाव दिखेगा, ये जो रिवर्स प्रोसेस हम लोगों ने बीच में एक बार पढ़ी थी, इन लर्निंग आउटकम्स के आधार पर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस में बदलाव आएगा, वहां से मुझे लगता है कि ये जो 6 स्तर हैं, इन 6 स्तर को अगर हम कक्षा अनुसार अगर टच करते जाएं, वहां तक अगर हम बच्चों को ले जाते जाएं, तो बच्चों को भी एक इंटरेस्टिंग स्थिति मिलेगी, टीचर्स लोगों को भी एक चैलेंज मिलेगा, और बच्चों को भी चीज़ों को समझने में, करने में ज़्यादा जो है वो मज़ा आएगा, और वो अपने लर्निंग आउटकम्स को अचीव करते जाएंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है जी सर। हाँ, कुछ ये ऐसी टॉपिक हैं जिसके ऊपर में लंबे लंबे डिस्कशन भी हो जाते हैं। तो चलिए, अब ये हम लोगों का जो अब आज का जो मुद्दा है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार पर प्रश्नों की विशेषताओं का वर्गीकरण। अब जो 6 स्तर जो हम लोगों ने देखे हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी के, उन 6 स्तरों को एक ही प्रश्न के अंदर में लेके आना, ये बड़ा एक टिपिकल काम है, बहुत डिफिकल्ट काम है ये। मतलब एक कहें तो बहुत डिफिकल्ट, संभव नहीं अपन कह सकते हैं इन चीजों। इसीलिए ये हम जो प्रश्नों को ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी या रिवाइज टेक्सोनॉमी के आधार पर 3 कैटेगरी में इनको बांट दिया गया है। 3 प्रकार के अपन कह सकते हैं प्रश्न हो सकते हैं। एक मैकेनिकल प्रकार हो सकता है, एक अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, और एक एप्लीकेशन बेस्ड हो सकता है। मैकेनिकल प्रश्न वो है जो कि हमारे रिमेम्बरिंग स्तर पे है, स्मरण के स्तर का जो प्रश्न है वो हमारा मैकेनिकल टाइप का हम लोग कह रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग वाला जो है, जहां पर हम लोग अपनी समझ के आधार पे जो प्रश्न आ रहे हैं उनको अपन अंडरस्टैंडिंग वाला कह रहे हैं। देखिए, यहाँ अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग दोनों शब्द एक जैसे मैच कर रहे हैं, तो हमने को ये चीज थोड़ा सा समझ करके करना होगा। और एप्लीकेशन वाले जो प्रश्न हैं, उनको ये 4 जो प्रकार के जो प्रश्न हैं, चाहे वो अप्लाइंग नॉलेज को अप्लाई कर रहा है, या एनालाइज कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है, या क्रिएट कर रहा है, तो ये सारी की सारी चीजों को एप्लीकेशन बेस में डाला गया है। जैसे अभी अपन अगर ऊपर वाले जो प्रश्न हमारे थे, 6 जो प्रश्न थे, अब उस 6 प्रश्न में से अगर हम लोग देखेंगे तो अभाज्य संख्या क्या है, ये हमारा मैकेनिकल टाइप का प्रश्न है। 11 एक अभाज्य संख्या है क्यों, ये अंडरस्टैंडिंग वाला प्रश्न हो गया। और बाकी के जो 4 प्रश्न थे वो अब हमारे एप्लीकेशन बेस्ड हो गए। वो एप्लीकेशन बेस को अब और अगर हम टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, जो हमारे 4 स्तर हैं, कि वो एक्चुअल में अनुप्रयोग के हैं, या हमारा विश्लेषण का है, या मूल्यांकन का है, या वो सृजन वाला है, वो उन सारी चीजों को एक पॉकेट के अंदर में डाल दिया गया है कि भाई वो सारे के सारे एप्लीकेशन बेस्ड, जिसको हम लोग MU और A के नाम से जानते हैं, मैकेनिकल, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। तो ये जो प्रश्न हम लोगों के, ये जो 3 टाइप के जो प्रश्न हो गए, इन प्रश्नों को ये जो 3 टाइप के जो प्रश्न हैं, अब इनको जो है आप लोगों ने जो बनाए हैं प्रश्न और अपने प्रेजेंटेशंस वगैरह जो बनाए हैं, उसके ऊपर हम लोग अभी बातचीत करेंगे। उससे पहले छोटा सा एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एक तो अपन ने देख लिया प्राइम नंबर वाला। एक प्रश्न तीनों के जो हम लोग पहले भी जिन प्रश्नों पे बात किए हैं, वो प्रश्न हम लोग अगली स्लाइड में एक करके देख लेते हैं। ये
प्रश्न जो है 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं हैं। 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो इसको हम लोग अब किस कैटेगरी में रखें सर? इसको रिमेम्बरिंग में। रिमेम्बरिंग ना सर? रिमेम्बरिंग मतलब कि मैकेनिकल टाइप हम लोग जिसको कह रहे हैं अब। हाँ सर, मैकेनिकल है ना। अब हम लोग MUA की बात कर रहे हैं और हम लोग ये समझ गए हैं कि जो M जो है वो रिमेम्बरिंग के लिए है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला है, और एप्लीकेशन का मतलब ये है कि वो जो 4 जो हमारे कैटेगरी को जिसको हम लोगों ने क्लब कर दिया है एक साथ, उसको मिला करके हम एक शब्द दे दिए हैं मुझे अंडरस्टैंडिंग लग रहा है। हेलो। हाँ सर जी। अब सर अब थोड़ा सा अनुसार अब इस पे भी हम लोग अब ये भी चीजों को विचार कर लें कि जब हम लोग प्रश्न बना रहे हैं, ये जो प्रश्न जो भी हमारा प्रश्न है, अब ये देख लें कि जब हम लोग ये प्रश्न का स्तर हम लोग किस लिए कर रहे हैं। अब जो भी हम लोग अब बात कर रहे हैं सर, अब जैसे आप लोगों के फैसिलिटेशन की जो बात हो रही है, अब हम लोग 9th और 11th के लिए हम लोग अब जो हमारा मेन मकसद है काम करने का, हम उसके ऊपर अब फोकस करें और उन स्तर को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रश्नों की कैटेगराइजेशन अब करें। जैसे अब ये जो प्रश्न है, ये मान लेते हैं जैसे ये 9th क्लास के लिए ये प्रश्न आता है, NCERT की बुक भी आप देखेंगे 9th क्लास के लिए ये प्रश्न दिया गया है। तो 9th क्लास के स्तर को अगर ध्यान में रखते हुए हम लोग काम अपना कर रहे हैं, तो इसको हम लोग किस उसमें रखें, मैकेनिकल में रखें, अंडरस्टैंडिंग में रखें या एप्लीकेशन में रखें? वो सारी बातों को भी ध्यान में रखना है सर, जो पिछली वर्कशॉप में हम लोगों ने किया है। जी सर। सुदर्शन सर, अनूप सर। यस सर। हाँ सर। आप सुदर्शन सर कह रहे हैं कि ये हमारा मैकेनिकल या रिमेम्बर स्तर का है, और अनूप सर का कहना है कि ये अंडरस्टैंडिंग। जी सर। तो बाकी चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए सर कि 9th क्लास के लिए है, क्लास के मतलब हमारा जो स्तर अनुरूप है, ये सब चीजों को देखते हुए उसके अनुसार ये किस कैटेगरी में आना चाहिए सर? सर ये 9th क्लास के स्तर का क्वेश्चन है और ये मतलब मैकेनिकल ही है सर। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है सर? मैकेनिकल होने के कारण मतलब अपन क्यों इसको कह रहे हैं मैकेनिकल? मैकेनिकल सर, अब 9th क्लास के बच्चे परिमेय संख्याओं को भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में कई परिमेय संख्याएं होती हैं, तो उसको इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके एक संख्या प्राप्त हो जाती है। तो उनके स्तर के अनुरूप देखता हूं मैं, तो मुझे मैकेनिकल लग रहा है सर। जी, क्योंकि मुझे मतलब जो क्लास 7th की अगर हम लोग बुक देखें सर NCERT की, या तो क्लास 7th में इसको जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और वहां पर भी बच्चों से इस प्रकार के प्रश्नों पर बातचीत की गई है, और क्लास 9th में आकर के इसको एक तरीके से पुनः स्मरण की बात यहाँ पर की जा रही है। तो अब चूंकि हम लोग 9th और 11th के लिए ही इस चीज को हम लोग देख रहे हैं सर, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है अनूप सर ये एक मैकेनिकल स्तर पे ही जाना चाहिए, रिमेम्बर स्तर पे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो 9th स्तर पे हैं
और वो 9th स्तर को अगर हम देखें तो उसके लिए हम लोग इसको मैकेनिकल रूप में देख रहे हैं। ठीक है सर, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको मैकेनिकल कह रहे हैं। जी सर, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं सर। देखिए, हाँ देखिए ये मैकेनिकल का है। ओके, नेक्स्ट सर पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, हाँ ये जो 214 जो लिखा हुआ है सर, ये 214 नहीं है, ये प्रश्न जो है ना ये थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। ये 2 1/4 है सर, 2 1/4 है, और ये जो ABCD है वो PQRS होना चाहिए। ए के आगे ए लिखा है, बी के आगे बी लिखा है, ठीक है, इसको वो इंपॉर्टेंट नहीं है सर उतना। ये बस इतना ध्यान रखिए, -214 जो है ये -2 1/4, जिसको हम लोग मिश्र जो भिन्न की बात होती है, ये उस रूप में लिखा गया है 2 1/4, ये वो चीज है। तो ये हम लोग इसको किस उसमें रखेंगे सर? इसको सर अपन अंडरस्टैंडिंग में रख सकते हैं इस क्वेश्चन को। उसका कोई कारण सर प्लीज? इसका कारण ये है सर कि मतलब अब वो मैकेनिकल में यानी उसको मालूम है कि 3 और 4 के बीच में, या मतलब दो नंबरों के बीच में, दो परिमित संख्याओं के बीच में कैसे परिमित संख्याएं अपन फाइंड करते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि उसके नजदीक है, मतलब उसको अप्लाई करेगा, क्योंकि बिल्कुल उसको एक स्वतंत्र रूप से वो काम नहीं कर पा रहा है इसमें। यदि उसको थोड़ा सा फ्रीली छोड़ देते कि इसके बीच में संख्याएं कौन कौन सी हैं, ऐसी हैं, तो वो मैकेनिकल में चला जाता। लेकिन अब इसको उसको थोड़ा सा मतलब उसको सोचना पड़ रहा है कि -2 होल 1/4 नंबर है, तो वो 2 के साथ में 1/4 है, तो पहले उसको 1/4 देखेगा कि 1/4 कहाँ पर आता है, और फिर -2 के हिसाब से उसको एडजस्ट करेगा। तो थोड़ा सा जो मैकेनिकल से अपग्रेड का क्वेश्चन है, तो वो अंडरस्टैंडिंग में जाना चाहिए सर। जी, और कोई अपने साथी अगर इसमें कुछ जोड़ना चाहें प्लीज? शिव सर जुड़े हैं? जी सर। शिव सर। अच्छा, सेव सर। हाँ शिव सर। जी सर। हाँ, साहू सर ने कहा, गुप्ता जी ने कहा है सर, मैं सहमत हूँ सर। अच्छा, ओके ओके, ठीक है सर। देवेंद्र सर कुछ कहना चाह रहे थे आप, अनम्यूट कर रहे थे आप। नहीं, मैं भी सर सुदर्शन गुप्ता सर की बात से पूरी तरह सहमत हूँ सर। जी जी जी, अच्छा चलिए ठीक है सर। ठीक है सर, चलिए देखते हैं ये कौन से टाइप का है। उसमें आ जाएगा, अभी अपन देख सकते हैं। प्रतीक, हाँ सर, एक सेकंड ना। हाँ हाँ। ठीक है सर, जो अपन कह रहे हैं ये अंडरस्टैंडिंग टाइप का एक प्रश्न हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये एक प्रश्न है सर, देखिए, एक संख्या p-5 को जब 8 से विभाजित किया जाता है तो 5 शेषफल के रूप में प्राप्त होता है। p को 8 से विभाजित करने पर क्या शेष होगा?
सर ये हमारा एप्लीकेशंस में जाएगा, क्योंकि जो इसमें अंडरस्टैंडिंग से भी ये अपग्रेड हो गया जी, तो ये अंडरस्टैंड एप्लीकेशन बेस में जाएगा, क्योंकि उसको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि P-5 जो अपने को स्टेटमेंट दिया है कि P-5 को जब हम 8 से विभाजित करते हैं तो 5 शेष बचता है। तो हम P को यदि 8 से विभाजित करें तो क्या होगा, तो पहले वो जो सोचेगा कि जब क्योंकि P- यानी P में से 5 को कम करने के बाद हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 शेष बच रहे हैं। तो यदि हम उसमें 5 मतलब यदि हम P से डिवाइड करेंगे तो 5 शेष तो बच रहा है, तो 5 अपने उसको ऐड करें तो 5 और 5 10 हो जाएगा। 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो कुल मिला के वो उसको मतलब उसको अप्लाई कर रहा है, उसको एनालाइज करेगा और फिर उसके बाद उसका आंसर पे पहुंच पाएगा। तो ये हमारा मैकेनिकल और अंडरस्टैंडिंग से भी ऊपर का क्वेश्चन है, मतलब एप्लीकेशन में जाना चाहिए। जी सर, मतलब अब इसमें ये था सर कि अगर मान लेते हैं एक जस्ट एक बात ये है कि अगर यहाँ P-5 की जगह कोई एक संख्या दे दी जाती, अगर P-5 की जगह एक सिंपल सी संख्या दे दी जाती कि मान लेते हैं कि भाई वो 21 अगर दे दी जाती, तो क्या शेषफल बच रहा है, और फिर दूसरी एक संख्या से अगर पूछा जाता कि भाई उसको अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना शेषफल आता, तो वो शायद हमारा दूसरे टाइप के प्रश्न में चला जाता। लेकिन अब यहाँ सर पर फिर वो अंडरस्टैंडिंग में चला जाता सर। हाँ, अब यहाँ पर चूंकि वो एक एल्जेब्रिक फॉर्म में चीजों को पूछा जा रहा है सर, तो जो बच्चा समझा है उसको अप्लाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, यहाँ उस चीज को अपने को देखने की जरूरत है सर। वो चीज हम लोग यहाँ पर जितने ये जो है इसको अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे, जो अभी सुदर्शन सर ने भी कहा कि ये जो प्रश्न है ये एक हमारा एप्लीकेशन स्तर का प्रश्न है। लेकिन हम लोग यहाँ एप्लीकेशन जो कह रहे हैं सर, आप इस चीज को फिर से मैं बार बार दोहरा रहा हूं, ये एप्लीकेशन उन 4 में से कोई भी एक हो सकता है। मतलब जो पॉकेट हमने बनाया है जिसके अंदर में अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन और क्रिएशन या सृजन, ये वो चारों में से कोई भी एक प्रश्न हो सकता है जिसको कि हम एप्लीकेशन कह रहे हैं इन जनरल। जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो बच्चा जो है कहीं ना कहीं उन चीजों का विश्लेषण भी कर रहा है। तो आप अगर वो 6 कैटेगरीज में से अगर किसी एक कैटेगरी की बात करेंगे तो वहां उत्तर कुछ अलग हो सकता है। लेकिन यहाँ जो हम एक एप्लीकेशन की जो बात कर रहे हैं, वो जो 4 का पॉकेट हमने जो 4 का एक पैकेट बना दिया है, उस पैकेट को हम यहाँ पर कह रहे हैं एप्लीकेशन है। तो अभी अभी ये एकदम एकदम स्पष्ट हम लोगों को करना होगा सर अपने काम करते समय कि जब भी हम बात कर रहे हैं आगे, वो जो 6 स्तर हम लोगों ने बात की और जो प्राइम नंबर के ऊपर में हमने संख्या की बात की, वो हमारे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने किया था। हम लोगों को जो काम करना है, हम लोग जिस जिन चीजों पे काम करना है, हमको वो 3 स्तर पे काम करना है, मैकेनिकल, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। और वो जो एप्लीकेशन जो है वो 4 चीजों से मिल करके बना हुआ एक पॉकेट है, एक पैकेट है जिसको हम लोग एप्लीकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इन जनरल इसको एप्लीकेशन का जो है ये क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग मानेंगे। ठीक है सर? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए सर, इसको देखिए, ये वाला प्रश्न देखिए, ये आखिरी प्रश्न है मेरे ख्याल से, और इसके बाद में फिर हम लोग आगे अपने उस पे चलेंगे।
यदि P इंटू Q एक पूर्णांक है जो 0 से बड़ा है, जहां P और Q परिमेय संख्याएं हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो कथन दिया गया है उसके आधार पर हम लोगों को जो है एक निर्णय यहाँ पर लेना है कि कौन सा हमारा सही होगा चीज। इसको किस कैटेगरी में रखना चाहेंगे सर हम लोग? सर ये मेरे हिसाब से ये अंडरस्टैंडिंग में आना चाहिए, क्योंकि इसमें उसको ज्यादा कुछ नहीं करना। मैकेनिकल से तो जो बड़ा इसलिए है क्योंकि वो दिखाएगा P गुणा Q पूर्णांक है और जी P और Q परिमेय संख्याएं। अब वो परिमेय संख्याएं तो अब उसको थोड़ा सा ये अंडरस्टैंडिंग में ये पता होना चाहिए कि मतलब अप्लाई वो करेगा कि दो परिमेय संख्या का मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि इनका जो दो P गुणा Q पूर्णांक तो है लेकिन वो 0 से बड़ा है। तो P और Q में क्या वो होना चाहिए, मतलब दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता। इस प्रकार की मतलब उसको नॉलेज होगी तो ये मैकेनिकल से तो बड़ा हो गया। अब वो अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन के बराबर ज्यादा इतना बड़ा है भी नहीं है, तो वो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए या फिर वो थोड़ा सा एप्लीकेशन में भी जा सकता है। ये दोनों के नजदीक नजदीक है सर वो। जी सर ये अंडरस्टैंडिंग का ही क्वेश्चन लग रहा है, जैसा गुप्ता जी ने एक्सप्लेन किया है वही जी पॉइंट्स मुझे लग रहे हैं कि ये नॉलेज से तो ऊपर का है, और पर जब P और Q पूर्णांक के बारे में सोचेगा, परिमेय संख्याओं के बारे में सोचेगा, एक निष्कर्ष निकालेगा ये, तो वो उसकी समझ से ही निष्कर्ष निकालेगा। इसलिए जो है ना ये सेकंड लेवल का क्वेश्चन। जी जी सर, ठीक है, चलिए देखते हैं सर, इसको भी देख लेते हैं प्रतीक हम लोग, फिर अगली जो है ये ठीक है। तो जो आप कह रहे हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का है, और ये क्या ये क्लास 9 के अनुरूप है? आपको लग रहा है क्लास 9 के अनुरूप है ये? ये अच्छा प्रश्न हो सकता है। जी सर। हाँ सर हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता 9th के अनुरूप, क्योंकि वो उसके हाँ ऑप्शंस के हिसाब से या कोई ऐसा कोई डिजिट में या वैसा तो है नहीं है कि 9th से छोटी क्लास का क्वेश्चन हो, क्योंकि वो एल्जेब्रिक के फॉर्म में दिया है तो 9th के अनुरूप हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, 9 के अनुरूप है, क्योंकि वो जानता है हर बच्चा कि परिमेय संख्याएं क्या है, पूर्णांक क्या है, ग्रेटर देन साइन का मतलब क्या होता है कि भाई दो पूर्णांकों का योग मल्टीप्लिकेशन अगर 0 से बड़ा है, इसका मतलब वो ये तो कंक्लूजन निकाल ही सकता है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव किस कब होगा, ये सारी चीजें जो हैं वो उसको वो कंडीशंस जो हैं वो पता है, तो वो बिल्कुल इस चीज को कर सकता है, और ये क्लास 9 के अनुरूप है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है सर कि जब भी हम लोग प्रश्नों के ऊपर जब हम लोग काम कर रहे हैं सर, तो हम लोग सिर्फ प्रश्न को पढ़ करके हम लोग इस नतीजे पर ना पहुंचे कि वो कौन से स्टैंडर्ड पे, कौन से लेवल पे है। हम लोग को उसके स्तर को भी देखना होगा कि वो कौन से स्तर के लिए पूछा जा रहा है, और उस स्तर को अगर हम लोग देखते हैं, प्लस जो हम लोगों ने क्वालिटीज पढ़ी हैं, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि एक अच्छे प्रश्न की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्वालिटीज होती हैं, इनको भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों को अपने डिसीजंस पे पहुंचने की जरूरत पड़ेगी सर। ठीक है, तो ये चीजें जो ध्यान में रखते हुए अब हम लोग चलते हैं सर। अब आप लोगों को कमान संभालनी है आगे की, और एक एक करके जो आप लोगों ने अपने प्रेजेंटेशंस बनाए हैं और उसमें जो प्रश्न बनाए हैं उसके ऊपर में अब हम लोग जो है अपनी बातचीत जो है शुरू करते हैं सर। इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आप लोगों की जो प्रेजेंटेशंस बने हैं उसके ऊपर जो हम लोग चर्चा भी करेंगे, उसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा और भी बातचीत करनी है, जो आप लोग ही फैसिलिटेट करेंगे, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वगैरह की जो हम लोग बात करते हैं उसकी क्या स्ट्रक्चर होता है, जो थोड़ा सा हम लोगों ने पिछली बार टच किया था, ये भी आज के दिन हम लोगों को कवर करना है। तो थोड़ा सा हम लोगों को टाइम को भी ध्यान में रखना है,
टाइम को ध्यान में रखते हुए हम लोग अगला जो चीज है वो शुरू करते हैं। और यहाँ पर जो एक नीचे में जो पॉइंट लिखा हुआ है आप देख रहे हैं कि जो प्रश्न जो आप लोगों ने भी, मैंने देखा है आप लोगों ने जो प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाई हैं उसमें जो हमारा टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव है और जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं वो क्लियरली अगर डिफाइंड रहते हैं, टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव अगर हमारा क्लियरली डिफाइंड होता है तो हमारा जो प्रश्न होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हम उसको फ्रेम कर पाते हैं और टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव के आधार पर फिर हम उस लर्निंग आउटकम को अचीव करने के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग काम कर पाते हैं। तो ये इन चीजों का ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को बनाना और उसको किस स्टैंडर्ड पे रखना है, किस स्तर पे रखना है, ये सारी बातें जो हैं करने की हम लोगों को जरूरत है, जो आप लोगों ने अपने प्रेजेंटेशंस में की है।